जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए अब केवल 17 दिनों का ही समय बचा हुआ है। इसलिए साथियों आज से एक सुपर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साथियों सभी विषयों को मिलाकर टोटल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों ये जो सुपर प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ये आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो आप सभी टाइमिंग को भी ज़रूर ध्यान रखें। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में या फिर वाशिंगटन में? साथियों आप सभी को बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो प्यारे साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है पूछा जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न CSBC द्वारा पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो याद रखिएगा आलम आरा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आलम आरा यह पहली भारतीय बोलती फिल्म थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? तो रुड़की, ये सही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये भी सही है। देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में नहीं है, ये लखनऊ में है। तो सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो प्यारे साथियों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज है, याद रखिएगा रोहित शर्मा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रोहित शर्मा से पहले वीरेंद्र सहवाग तथा सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक लगा चुके हैं, तो इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? साथियों आप सभी को एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो प्यारे साथियों महोत्सव पर्व ये भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक और त्यौहार आपको ध्यान रखना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भी नागालैंड में ही मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। महोत्सव त्यौहार जो है ये एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति? यहाँ पे लिख देते हैं एओ जनजाति, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, धार्मिक त्यौहार दशहरा को इनमें से किस प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों मेरे दूसरे चैनल पर बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कराया जा रहा है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों उस क्लास को भी डेली आप सभी अटेंड करें। वो क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिए जाते हैं, और उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा सी ऑप्शन कर्नाटक। देखिए दशहरा मुख्य रूप से उत्तर भारत का त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार को कर्नाटक के मैसूर में भी धूमधाम से मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? बेंगलुरु।
जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो केरल में है। आंध्र प्रदेश की अभी नई राजधानी क्या हो गई है? तो विशाखापत्तनम, इसे भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो साथियों सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1829 में सती प्रथा के अंत में सहयोग दिया था। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे बताना है इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो याद रखिएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और देखिए राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, पूछा हुआ प्रश्न याद रखिएगा, ये पत्रिका है। संवाद कौमुदी हो गया, मीरात अल अखबार हो गया, बंगदूत हो गया, इन सभी पत्रों का संपादन किया है राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम है नाश्ता नीर, याद रखिएगा, इस पर आधारित है एवं सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। और साथियों 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करके एग्ज़ाम में बैठना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। और साथियों इससे पहले बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए हमने बहुत सारे मैराथन क्लास को भी कवर किया है, वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मैराथन क्लास का भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सभी को जाकर देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। देखिए कौन सी फिल्म है जो बताना है आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी। ये कहानी जो है नाश्ता नीर, ये किसकी कहानी है? रविंद्रनाथ टैगोर, और इस पर आधारित है एवं सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित है। तो याद रखिएगा ये फिल्म है चारुलता, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये फिल्म रिलीज कब हुई थी? तो 1964 में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कर दें। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सेक्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रस्तावना की बात करें तो संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। और अभी तक प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। कब? तो 1976 में। कौन सा संशोधन है? तो 42वां। और इसी 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? चलिए बिल्कुल बिहार पुलिस के एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है? तो याद रखिएगा 56वां संवैधानिक संशोधन। ये कब हुआ था 56वां? तो 1987 में हुआ था। इसके तहत गोवा को भारत के संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। तो सही जवाब है आपका 56वां, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो है निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो ये है आकस्मिक निधि। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आकस्मिक निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 267 में मिलता है, इसे भी ध्यान रखें। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है आज का ये जो सुपर प्रैक्टिस सेट है आपको कैसा लगा।
तो सबसे पहले वित्त आयोग की बात करें तो इसका जिक्र मिलता है संविधान के अनुच्छेद 280 में। और वित्त आयोग की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों एग्जाम तक अभी आपका 3 क्लास चलेगा, 8 बजे, 8:30 बजे और रात 9 बजे। तीनों क्लास को आपको डेली अटेंड करने हैं। सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में। और ये अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो हमने इसके बारे में आपको बहुत बार बताया है। पंचायती राज ये सबसे पहले अपनाया था राजस्थान राज्य ने। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को, ध्यान रखेंगे। और अपनाने वाला दूसरा राज्य पूछे तो दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित नाम समझौते का क्या प्रावधान था? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। देखिए 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक हस्ताक्षरित समझौता होता है जिसे कहा जाता है पूना समझौता। याद रखेंगे, पूना समझौता। तो इसमें क्या प्रावधान था? तो याद रखिएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर करते जाइए। तो प्यारे साथियों भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में। किसके नेतृत्व में? तो आगा खान। याद रखिएगा आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। तो ध्यान रखें। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों ये सुपर प्रैक्टिस सेट अब एग्जाम तक चलेगा, इसलिए आपको डेली क्लास अटेंड करने हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल हिंदी में बोला जाता है महान्यायवादी, याद रखिएगा। और नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 76(1) के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हैं। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है? तो ये किया जा सकता है संसद की मंजूरी से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा संसद की मंजूरी से। आगे देखिए पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था कब? तो इसका सही जवाब है 1930 में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और प्यारे साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो इसका सही जवाब है 21 जनवरी को, याद रखिएगा। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आगे देखिए यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा कर है? तो चलिए बता देते हैं, ये है डायरेक्ट टैक्स जो कि दिया गया है प्रत्यक्ष कर। अच्छा आप लोग बताइए GST किस प्रकार का कर है? थोड़ा सा आंसर कीजिए। तो GST किस प्रकार का कर है? चलिए तो अगर आपने
अप्रत्यक्ष कर बताया तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और साथियों, हाल ही में G20 का आयोजन हुआ था और G20 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दिया गया है। वो वीडियो भी आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। याद रखिएगा, रसिया नहीं था। G8 एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है और इस फ्रांस की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में समूह 6 के नाम से हुआ था। G8 की जो स्थापना है ये समूह 6 के नाम से हुआ था और इसमें 6 देश कौन कौन से थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका था। इसमें रसिया नहीं था। निम्नलिखित यहाँ पे 23 नंबर से होगा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई के इतिहास के बारे में हमने आपको बताया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है, पहले था कोलकाता। यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? देखिए, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1965 को। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, शॉर्ट में यूएनडीपी, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये यूएनडीपी का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? चलिए, इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, थोड़े से टफ लेवल के हैं लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, इसका सही जवाब है पेट्रोलियम। याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि का सीधा जो असर होता है ये महंगाई पर पड़ता है और इन उत्पादों के मूल्य बढ़ जाने से मुद्रास्फीति में वृद्धि होने लगती है। ध्यान रखेंगे। मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? तो प्यारे साथियों, मूल्य वर्धित कर को लागू किया जाता है मूल्य पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे खाली स्थान में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है आधा दिन। देखिए, अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, बेरोजगार के कई प्रकार होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ये सभी बेरोजगारी के प्रकार है। ध्यान रखें। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? चलिए साथियों, 28 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो इसके बारे में भी हमने आपको बहुत बार बताया है। यह है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। याद रखेंगे, समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती है। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो प्यारे साथियों, भागीरथी नदी पर बनाया गया है कौन सा? तो टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। आगे देखिए, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है किसे? तो याद रखना है म्यांमार को। म्यांमार का पुराना नाम भी पूछा जाता है जो कि वर्मा था। सघन खेती का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। ध्यान रखेंगे। दक्षिण
अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जिस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम बताना है जहाँ पर प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर जो कि एस आकार का महासागर है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो ये है केप हॉर्न, याद रखेंगे क्या है? केप हॉर्न। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल है, लेकिन शीत मरुस्थल में ये सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, ध्यान रखेंगे। गोबी मरुस्थल जो है चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र और मंगोलिया में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मंगोलिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर खाली स्थान में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो कॉरिडोर है ये कहाँ पर यानी किस स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? तो याद रखिएगा झांसी में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, झांसी में। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो साथियों, उस स्मारक का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन सी, पटडकल में स्मारकों का समूह है। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो प्यारे साथियों, भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में 1885 में ही आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बाबर का मकबरा काबुल में है, शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे तो बिहार के सासाराम में है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। जनरल डायर जो जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? बहुत ही सिंपल है, उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी पंजाब के अमृतसर में। आगे देखिए, 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। तो 1526 के पहले बताना है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा 4 बार। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, विट्ठल मंदिर जो है हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह है। और यह मंदिर जो है भगवान विट्ठल, जिसको भगवान विष्णु भी कहा जाता है, को समर्पित है। ध्यान रखेंगे, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में, किस शैली में स्थित है विट्ठल मंदिर? तो द्रविड़ शैली में। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसे भी हमने आपको बताया था, ये चिरांद से प्राप्त हुए हैं। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? बहुत ही सिंपल है, 1912 में। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, याद रखिएगा। और बिहार उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में। और लास्ट में बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000। कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, ये किसने लिखा है? कारगिल टर्निंग द टाइड, तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका मोहिंदर, याद रखिएगा मोहिंदर पुरी ने लिखा है। चलिए आगे देखिए,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हावड़ा सेंट प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 ये सही है। काकोरी षड्यंत्र दिया गया 1924, ये गलत है क्योंकि ये हुआ था 1925 में। प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू कर दिया गया है? चलिए अब यहाँ से करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। तो याद रखिएगा मेघालय राज्य। हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है? तो याद रखिएगा ये है ईरान देश। भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला निम्न में से कौन सा राज्य बन गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भोलगंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलिए दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? अब यहाँ से साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो प्यारे साथियों दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन केसिन है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केसिन प्रोटीन में लगभग 15 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं। ये फॉसिल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए यानी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है और इसमें कार्बन 14 पद्धति का उपयोग होता है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो ये अम्ल कौन सा है? तो ये अम्ल है लैक्टिक एसिड। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन होता है। क्या होता है? हीमेटिन, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए इबोला क्या है? तो प्यारे साथियों इबोला एक वायरस जनित रोग है जो वर्ष 2014 में पश्चिम अफ्रीका में पहली बार पाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। चलिए आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली क्रिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो इसका सही जवाब है हरा प्रकाश। ध्यान रखेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल एवं नीले प्रकाश में सबसे अधिक होती है, ध्यान रखें। और हरे के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम प्रभावी होती है। निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है? तो ये है ऑप्शन डी मैकिन्टोश, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का एक उदाहरण कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था। अनुदैर्ध्य में देखिए क्या है, तो यहाँ पे ध का साउंड है, तो यहाँ पे देखिए ध्वनि में भी द है, तो अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग पूछे तो अनुप्रस्थ में देखेंगे प्र है, तो प्रकाश में भी प्र होता है। अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग है जबकि अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग। दोनों को ध्यान रखें। इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? तो साथियों ये कौन सी तरंगे हैं? तो ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति रेंज वाली मनुष्य सुन सकता है। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या होता है? तो किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल दूरी के वर्ग के साथ घटता है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है? तो साथियों दाब का विमा का सूत्र होता है ML-1 T-2।
गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये कहलाता है ध्रुव, जिसको पोल कहा जाता है। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय होगा? तो यहाँ पर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? पीएच मान 0 वाला घोल ये क्या होगा? सबसे अम्लीय होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 7 से अधिक जितना भी है वो क्षारीय होता है और 7 से कम जितना भी होता है वो अम्लीय होता है। 7 से जैसे जैसे घटेगा वो अम्लीय होता जाएगा। तो 0 क्या हो जाएगा? सबसे अधिक अम्लीयता, और 7 से अधिक जितना ऊपर जाएगा वो क्या होगा? क्षारीयता, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो ये तो किसकी होती है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। ऐसे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, लेकिन ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं दिया गया है, तो फ्लोरीन के बाद यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आर्सेनिक। ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। फ्लोरीन नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर ऑप्शन में फ्लोरीन मिले तो आंसर आपका होगा फ्लोरीन। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फ्लोरीन की खोज किसने की थी? देखिए, फ्लोरीन जो है कार्बन का एक अपर रूप है, और इसकी खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा रिचर्ड स्मली ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का रंग नीला होता है। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि, तो साथियों याद रखिएगा दहन को सपोर्ट यानी समर्थन नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ से हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, तो 71 का आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ रावण से एक विशेष प्रकार के समाज में रहने वाले व्यक्तियों का बोध होता है, ना कि वो रावण, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यहाँ पे जातिवाचक होगा। इसलिए पहले ध्यान से पढ़िए, सिर्फ रावण नहीं लिखा गया है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। तो पूरा सेंटेंस को आपको पढ़ना है, फिर आंसर करना है, भूल से भी व्यक्तिवाचक नहीं लगाना है। कौन से शब्द बहुवचन है? तो लड़का तो बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि इसका होता है लड़के। किताब का किताबें, माता माताएं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राण का प्राणे थोड़ी होता है। यहाँ पे प्राण जो है ये क्या है? कौन सा बहुवचन है? तो प्राण जो है ये ऑलरेडी बहुवचन में है। तो 72 का आपका बी ऑप्शन होगा, बाकी सब एक वचन में है। कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो साथियों 2 भेद होते हैं कार्य के आधार पर क्रिया का। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा होता है? तो ये होता है अस्त्र। जो फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र, जो पकड़कर चलाया जाता है वो शस्त्र। किनारा का पर्यायवाची क्या है? तो किनारा का पर्यायवाची होता है तीर, तट, पार, सीमा, ये सभी किनारा का है। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है तीर। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, झूठी धमकी। 77 नंबर में रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में खाली स्थान जा सकता है। तो याद रखिएगा पिरोया जा सकता है, बांधा नहीं होगा। सबसे सटीक आंसर पिरोया होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो विध्वंस यहाँ पे सबसे सटीक कौन सा लिखा गया है? इस प्रकार से विध्वंस होता है। यहाँ पे त्रुटि बताना है। विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, कौन सा इसमें त्रुटि है? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बड़ी छायादार। देखिए सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, यहाँ पे पूरा सेंटेंस यहाँ से देखिए, सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, यहाँ पे उल्टा दिया गया है। सेंटेंस जो सही होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, वाक्य में जो बड़ी छायादार भाग है ये त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर क्या होगा? बड़े छायादार। बड़ी छायादार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बड़े छायादार। इसमें बताना है कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो परख, ये परख जो है जैनेन्द्र द्वारा रचित है।
अब साथियों यहाँ से इंग्लिश और नीचे मैथ्स के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे चलिए आपको नीचे दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो 90 नंबर तक आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिर 91 से लेकर 100 तक मैथ्स के प्रश्न है। और एक ही वीडियो में सारे प्रश्न को सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आंसर दिया गया है 1 से लेकर 100 तक। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 81 नंबर से डिस्कशन के साथ आंसर दिया हुआ है। किस प्रकार से आंसर है देख लीजिए। यहाँ से देखिए 91 नंबर से मैथ्स को सॉल्व किया गया है। तो ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो साथियों सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।